नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें लेक्चर 20 आज रहेगा। इस लेक्चर 20 में हम लोग जो हरित क्रांति है उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हरित क्रांति से परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है आपका लेक्चर 20 के अंतर्गत जो अब चल रहा है हरित क्रांति, इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न है आपका हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। यानी ये आपकी जो प्रारंभ की गई थी 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो किस दशक में प्रारंभ हुई थी आपकी? तो 5वें दशक में, 6वें, 7वें कि 8वें? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रहा है। तो ये 1966, 67 में आरंभ हुई थी और इस हिसाब से ये जो दशक है आपका ये 7वां दशक होगा। जो इसका आंसर होगा, आंसर 20 का सही होगा, ऑप्शन 20 का सही होगा। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या दे रहा है आपका, बी आपका इसका सही दे रहा है। तो कह रहा है हरित क्रांति 20वीं सदी के, यानी 20वीं सदी माने 100, तो 20वीं सदी के 7वें दशक के दौरान 1966-67 में से आरंभ हुई। यह इसका प्रथम चरण था जो वर्ष 1981 तक चला। तो 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। तो सदाबहार क्रांति जो है भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? तो भारत में बात करेगा तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी, जबकि वर्ल्ड स्तर पर यह नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा आरंभ की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे आपका बी सही होगा। तो सदाबहार क्रांति मतलब हरित क्रांति की बात कर रहा है ये आपका। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या दे रहा है ये देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है आपसे कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति का भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग किया। तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति, यानी द्वितीय हरित क्रांति को हमने क्या कहा है? सदाबहार क्रांति भी कहा है, का भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग किया। उन्होंने इसके अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाने की बात कही। मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक व कंपोस्ट खाद का भी उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद का और कंपोस्ट खाद का भी उपयोग करने की बात कही है, जिससे मृदा का स्वास्थ्य क्या होगा? सही होगा, मृदा और जो है उन्नत होगी। दूसरा कह रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो दूसरा इन्होंने ये तर्क दिया। तीसरा है इनके हिसाब से इसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन तथा संविदा कृषि पर बल देना आवश्यक है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो ये है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से थे। आपका सही उत्तर आपका ए होगा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ए होगा। तो यहाँ पे इनके बारे में दे रहा है आपका कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं का जन्म 25 मार्च 1914 को संयुक्त राज्य अमेरिका के आईओवा प्रांत में हुआ था। मेक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा, यानी जन्म स्थान आपका USA था जबकि मेक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं आपके। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर।
कह रहा है हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। तो हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका रहा है? डॉक्टर स्वामीनाथन का रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? भारत में हरित क्रांति का पिता, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। कह रहा है हरित क्रांति से अभिप्राय है हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम, हरी वनस्पति। तो यहाँ क्या होगा? हरित क्रांति से जो अभिप्राय है वो क्या है? उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या दे रहा है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966-67 से माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो यहाँ पे दे रहा है हरित क्रांति की जो है प्रकृति कैसी है। तो इसका क्या है? ऑप्शन ए दे रहा है हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती। तो ऐसा नहीं है। गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ये भी नहीं है आपका। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, तो ये आपका सही है। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम जो है इसके अंतर्गत शामिल है आपका। और फिर डी दे रहा है आपका बीज उर्वरक जल तकनीक, तो ये भी पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति संबंधित किससे है? मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो होगा इसका कि आपका गेहूं उत्पादन से। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा आपका। तो ये आपका सी इसका उत्तर सही होगा। तो यहाँ पे दे रहा है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 से हुई। विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली, जो कि हरित क्रांति का आधार बनी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे? निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में प्राप्त हुआ? तो वो है आपका गेहूं। तो गेहूं जो है ज्वार, मक्का, चावल और गेहूं में से सबसे अधिक गेहूं को लाभ हुआ। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया? तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक महसूस किया गया। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में, कि गेहूं के उत्पादन में? तो सही उत्तर होगा गेहूं के उत्पादन में। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई। उसके पश्चात वर्ष 1967 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में किया था। कथन डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन में चलते हैं 12 पर। कह रहा है हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो गेहूं था। और गेहूं में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कौन सा गेहूं था आपका? तो मैक्सिकन गेहूं का जो है प्रयोग किया गया। मैक्सिको से गेहूं को लाया गया था। और ये जो गेहूं था आपका ये उन्नत किस्म का गेहूं था, जिससे फसल पैदावार में वृद्धि हुई। तो इसकी व्याख्या दे रहा है भारत में 1960 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियों, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरला के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है
हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की जो उत्पादन था वो 2 से 2.5 गुना बढ़ गया आपका। तो यहाँ पे बी आपका 2000 किलो होगा। तो 1 एकड़ में कितना हो रहा है आपका 2000 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। तो आपका बी इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दे रहा है हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन पहले से लगभग 3 गुना हो सका था। वर्ष 2023-24 तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार 3559 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई, यानी 3500 के आसपास इस समय चल रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्या कह रहा है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ दे रहा है पहला, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। दूसरा कह रहा है आपसे, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तो ये तो सही है आपका दूसरा वाला। तो पहला वाला क्या कह रहा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में लाभान्वित हो चुके। तो ऐसा नहीं है कि जो लाभान्वित हो चुके हैं उन्हीं पर ही कार्य किया, तो ये तो आपको गलत होगा। तीसरा क्या कह रहा है आपसे, तीसरा कह रहा है इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो ये भी आपका गलत है। इसका लक्ष्य बस पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है, यानी खेती भी करना है, साथ में पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य। तो ये आपका सही है। तो इसका जो सही है आपका चौथा सही है, 4 नंबर सही है और 2 नंबर सही है। तो 2 और 4 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 2 और 4 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो यहाँ कह रहा है व्याख्या में, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीक का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कहीं भी नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। 15 में कह रहा है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। पहला घटक कह रहा है उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज। तो ये सही है आपका। सिंचाई सुविधाएं होनी चाहिए, ये भी सही है आपका। सिंचाई तभी होगी जब गांव में विद्युतीकरण होगा, तो ये भी सही है आपका। और उसके अलावा विपणन यानी व्यापार में भी सहायता मिले, तो उसके लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए। तो ये सभी क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे आपका। तो चारों ही यहाँ पे शामिल हैं इसके अंतर्गत, यानी कि उच्च उत्पादन देने वाले बीज प्लस सिंचाई प्लस ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका जो दे रहा है, भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना। तो ये सभी क्या है, हरित क्रांति के घटक हैं इसके अंतर्गत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। सही है। भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, ये भी सही है आपका। तो क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है क्योंकि हरित क्रांति सभी जगह सफल नहीं रही, इसलिए ऐसा है। तो दोनों ही सही परंतु व्याख्या नहीं करता है, दोनों ही सही परंतु व्याख्या नहीं करता है आपका। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ए आ दोनों से परंतु आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे जो इसका दे रहा है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति कुल फसल क्षेत्र के 40% क्षेत्र पर ही प्रभावी हुआ और 60% क्षेत्र अछूता रह गया। हरित क्रांति से
क्षेत्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं में वृद्धि हुई, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी ना हो पाना रहा है, ना कि उत्पादन में वृद्धि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। तो इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति सभी प्रकार की क्रांतियों को शामिल करते हैं। तो उपयुक्त सभी से आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी। तो यहाँ पे व्याख्या दे रहा है 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति आदि। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर चुनना है। तो खाद्यान्न में वृद्धि के लिए हरित क्रांति चलाई गई थी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई थी। मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति और उर्वरक के लिए भूरी क्रांति चलाई गई। तो पहले का 1 सही होगा, दूसरे का 3 होगा, चौथे सी का जो है आपका 2 होगा, उर्वरक का आपका 4 होगा। तो 1 3 2 4 जहाँ को सही होगा 1 3 2 4 ऑप्शन ए में यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है आपका, तो प्याज उत्पादन से आपका। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो यहाँ दे रहा है गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांति तथा उनके उत्पादन इस प्रकार हैं। काली क्रांति जो होती है वो पेट्रोलियम से, या जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, उससे संबंधित है। तो कच्चा तेल अर्थात पेट्रोलियम से संबंधित क्या है, काली क्रांति है। उसके बाद है आपका नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है आपका। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 20 है, काली क्रांति संबंधित है। तो ये कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है आपका। सी इसका सही होगा। इसका उत्तर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में कह रहा है गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति और काली क्रांति। तो गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है आपका, यह है बागवानी और शहद से, यानी इसको हम बोलते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति। तो ये किससे संबंधित है आपके, संबंधित है बागवानी और शहद से। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है, तो यह है आपका उर्वरक से। पीली क्रांति का संबंध किससे है, यह है आपका तिलहन और उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध किससे है, यह है आपका पेट्रोलियम से। तो ए का क्या होगा, ए का 2 होगा। बी का क्या होगा, बी का 4 हो जाएगा आपका ग्रे क्रांति। सी का आपका हो जाएगा 1 और डी का आपका हो जाएगा 3। 2 4 1 3 जहाँ को सही होगा। तो 2 4 1 3 कहाँ पे आपका, 2 4 1 3 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे फिर व्याख्या दे रहा है गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से तथा काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्रांति है और संबंधित क्षेत्र कौन सा सुमेलित नहीं बताना हमको, सुमेलित नहीं है। सुनहरी क्रांति का संबंध उद्यान कृषि से है, सही है, उद्यान से है प्लस शहद से है आपका। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ये भी सही है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, इसका संबंध मत्स्य पालन से है, ना कि कुक्कुट पालन से है। तो ये वाला सुमेलित नहीं है आपका। हरित क्रांति का संबंध कृषि से ही सही है आपका। तो यहाँ पे सी आपका सुमेलित नहीं है, सी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आपका फिर वही नीली क्रांति का संबंध किससे है, आपका मत्स्य पालन से, ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक नीली क्रांति संबंधित है, तो मत्स्य पालन आपका संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति संबंधित है आपका, तो मत्स्य पालन, ऑप्शन सी होगा इसका, ऑप्शन सी। 27 पे फिर वही नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है मछली उत्पादन से, 27 का सी हो गया आपका।
क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, जो नया क्वेश्चन है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। तो ये जीवी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये क्या है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है, टीलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। यानी जो टीलेज पद्धति है वह यह बताती है कि बिना जुताई किए भी कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। भारत में सबसे पहले जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध से है, हरी क्रांति का संबंध आपका अनाज से है, सुनहरी क्रांति का संबंध आपका उद्यान से है, जबकि नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य पालन से है, ना कि मुर्गी पालन से। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, डी वाला सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं। 30 क्वेश्चन है आपका। कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है। तो गन्ना, कपास, केला व्यापारिक फसलें हैं, बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे व्याख्या दे रहा है, दिए गए फसलों में बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है, वहीं तुलनात्मक दृष्टि से गन्ना, कपास, केला व्यापारिक फसलों की श्रेणी में आते हैं तथा इन्हें नकदी फसल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। क्वेश्चन आपका अब है आपका जो रहेगा टॉपिक नेक्स्ट, रबी की फसलें। खाद्यान्न फसलों में हम लोग देखेंगे रबी की फसलें और फिर खरीफ की फसलें, इसको हम देखेंगे। धन्यवाद।